चर्चा कर रहे थे कल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या क्या देखा था, ये चीज़ देखते हैं। अब वो होमवर्क याद रखिएगा। अभी हम प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसी को उसमें रख लीजिएगा ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या देखा था कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। याद रखिएगा ये रॉड्स नहीं है, प्लेट्स हैं जिनका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स की सेपरेशन कुछ डी हो, इस वाले को पॉजिटिव और इस वाले को निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाए, और तो इस सिस्टम की कैपेसिटी क्या होती है बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जब बीच में खाली हिस्सा हो या खोखला हो, ठीक है, बीच में क्या हो, एयर हो, तो इस तरह से क्या हो सकता है, याद रखिएगा, कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, कैपेसिटी जो है के टाइम्स भर जाएगी। डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक, तो जो नई कैपेसिटी होगी वो इसका के टाइम्स होगी। ठीक, मतलब जो नई कैपेसिटी हो जाएगी दैट इज हाँ के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पर के क्या है बताइए, के यही है हमारा, के को हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक डालने का इम्पैक्ट क्या आता है बताएगा कोई मुझे? डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल किया जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, बट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ऐसा कुछ डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई, अगर इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट की हम बात करें, इस कैपेसिटर की बात करें, और इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं जो कि खुद वोल्टेज V प्रोवाइड कर रही है, तो हमने इसमें जाना था इसमें वर्क डन कितना होगा, या एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, और सप्लाइड वर्क कितना होगा, या सप्लाइड एनर्जी कितनी होगी। जो भी एनर्जी सप्लाई की जाएगी उसका केवल आधा हिस्सा ही स्टोर होगा और आधा हिस्सा स्टोर करने में खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो अपीयर किस फॉर्म में होता है, हीट फॉर्म में। जैसे कैपेसिटर गर्म हो जाता है, जैसे आप सेलफोन को चार्ज करते हैं, सेलफोन कुछ गर्म होने लगता है, तो गर्म होने के पीछे का कारण क्या है कि जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी डिसिपेशन होता है, वो हीट के फॉर्म में हमें अपीयर होने लगता है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा फ़ोन लिया हुआ है तो क्या होगा कि वो कम हीटिंग शो करेगा, लेकिन अगर कोई इधर उधर का फ़ोन आपने ले लिया है तो वो ज़्यादा हीटिंग शो करेगा, जैसे चाइनीज़ फ़ोन्स है ना, क्योंकि उन्होंने बैटरी की क्वालिटी पर उतना अच्छा ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, कॉस्ट घटाने के लिए, जिससे क्या हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छे से हीट करते हुए दिखता है। ठीक है, अच्छी कंपनियां इस चीज़ों का भी ध्यान रखती हैं, R&D उनके पास अलग टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम, जो इस बात का ख्याल रखती है कि उनके फ़ोन हीट ना हो, क्योंकि हीट हो रहा है तो हो सकता है कभी भी हीट फेलियर हो जाए और बैटरी अब्रप्ट हो जाए, ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। चाइनीज़ वालों का कोई टेंशन नहीं, उड़ा दो, है ना, उड़ता है उड़ जाने दो, सस्ते में क्या करोगे ही लेके ना। तो ज़रा देखिए, अब इसमें सिचुएशन क्या होगी कि अगर हमने क्या किया है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो एनर्जी स्टोर का तो फार्मूला हमारे पास है, U = 1/2 CV²। चूँकि ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में है, इसीलिए इसे माना जाना चाहिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो U = 1/2 CV²। मैंने बताया भी था कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पोजीशन, कन्फिगरेशन या किसी भी तरह की, एक तरह से कहा जाए उसके अरेंजमेंट की वजह से एनर्जी हो, उसे क्या कहते हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, हमने कैपेसिटर बनाया, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिया, उसको चार्ज किया, तो उसमें क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या मान सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसको U से लिखोगे। तो मान लो अगर कोई हमारे पास कैपेसिटर है, उसको हमने किससे जोड़ दिया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो होगा क्या कि इसमें एनर्जी स्टोर हो गई 1/2 CV²। C जहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू है और V वोल्टेज। ठीक है, जिस वोल्ट से बैटरी इसे क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। अच्छा, हम जानते हैं, जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, उनमें से ये भी एक चीज़ है,
सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। जो फार्मूला भी हम रखने वाले हैं वो केवल और केवल किसके लिए लग सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो फार्मूला हो जाएगा U 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और साथ में कोई इशू इसमें, बिल्कुल आसान टाइप का है, कैपेसिटेंस की वैल्यू उठा के रख दी, आंसर आ गया। अब हम क्या करें, हम इसको एरिया डिस्टेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो फार्मूला क्या हो गया जरा देखिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा देखो नीचे हो गया, ये हो गया v² और इसके साथ में लिख दो d², और यहाँ लिख दो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया क्या है जरा देखिए, ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया A, और ये जो सेपरेशन है वो कितनी है, D। तो अगर देखा जाए इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू, है तो ये एक तरह का क्यूबॉइड फॉर्म का, इसे दो प्लेट्स हैं तो दो प्लेट्स का कुछ रीजन है, तो इसका एरिया इंटू सेपरेशन कर देंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इन प्लेट्स के बीच में कितना है, ए वॉल्यूम पैक है, तो वॉल्यूम इसका A इंटू डी होगा। तो यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, ठीक। एक चीज़ और लिख सकते हैं ना हम लोग, एक फार्मूला और हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, V बाई dV बाई dr या V बाई d, ऐसा फार्मूला होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरह से V बाई d की वैल्यू क्या हो जाएगी, E। इसका इस्तेमाल करते हुए अभी हम लोगों ने वोल्टेज डिफरेंस भी निकाला था, यही तो लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। तो बस यही सिचुएशन यहाँ पर भी दिख रही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, v² बाई, ये तो E² है, और यहाँ लिखा है एरिया इंटू डी, ये तो वॉल्यूम है, तो U, और ये वॉल्यूम को नीचे ले, तो U बाई वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये E²। अब ये जो U बाई V है इसे हम स्मॉल u से लिखते हैं, दैट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और इसको कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। याद रखिएगा, दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार एनर्जी डेंसिटी पूछा गया था और एक बार पूछा गया था एनर्जी, हाँ एक बार एनर्जी डेंसिटी पूछा गया था और एक बार, तो एनर्जी पूछा जाएगा तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पूछा जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E², ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल U का फार्मूला हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को वहाँ E इंटू डी लिखा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी, हाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे व्हाट मीन्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ डेंस इट इज़। तो इसका मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में चीज़ें कैसे पैक्ड हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, डेंसिटी कह देते हैं। जैसे एयर डेंसिटी, तो कुछ वॉल्यूम ले लो, हाँ उसमें देख लो कितना एयर मौजूद है, या केजी में एयर काउंट कर लो, प्लस देख लो कितना उसमें मतलब मास मौजूद है और कितना वो वॉल्यूम तुम ले रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, अर्थ का वॉल्यूम निकालने, अर्थ का मास निकालने का तरीका, कि पहले 1 मीटर क्यूब का हमने एक वो गड्ढा खोद लिया है, डिग कर लिया है, ठीक है, और उसमें जो निकली मास उससे हमें डेंसिटी मिल गई, एरिया फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उसी तरह से यहाँ पर भी है, हमें ये बताया गया है कि ये एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के बीच में मौजूद है, कैपेसिटर के बीच में मौजूद है। तो एनर्जी डेंसिटी होगी कितनी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। इस एनर्जी डेंसिटी को अगर हम पूरे कैपेसिटर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। या ये चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड in between plates of कैपेसिटर। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी क्या होती है, याद रखिएगा, जो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की उनके बीच में एनर्जी क्या करती है, स्टोर करती है, ठीक है। हाँ किसी भी चीज़ की डेंसिटी है ना, ऐसा नहीं है, अगर वहाँ केवल डेंसिटी जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, लीनियर, एरियल या सरफेसियल ऐसे शब्द नहीं है, केवल डेंसिटी है, तो वहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि ये वॉल्यूम डेंसिटी है, टेक्निकली ये वॉल्यूम डेंसिटी है। जो हम डेंसिटी का जनरल टर्म पढ़ते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं, वो लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम, बट टेक्निकली होती है वो वॉल्यूम डेंसिटी है। ऐसा नहीं है कि मास केवल वॉल्यूम में ही प्रेजेंट हो सकता है मास लेंथ में मौजूद हो सकता है मास एरिया में मौजूद
अगर एरिया में मौजूद होगा तो उसे एरियल मास डेंसिटी कहा जाएगा, और अगर लेंथ में मौजूद होगा तो उसे, हाँ ठीक है, लेकिन केवल डेंसिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वहाँ पर हम क्या मानकर चलेंगे, वॉल्यूम। लिख लीजिए। ये टॉफ़ी ऑफी कौन लेके आए? कौन कौन लेके आया? मैंने यूज़ किया है। क्या? यहाँ पे मच्छर हो गए, तो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ किया, वही सब कुछ चाय कॉफी क्या कर बैठे हो। इलायची मस्कुलो रिपेलेंट नहीं, वो पहले वो एप्पल वाली टॉफ़ीज नहीं आती थी रेड कलर में रैप्ड, वही मैं खा रही हूँ। झींगुर, ये क्या है? कीड़ा मारने वाला क्या हो? एरिया ऑफ प्लेट्स, वो ऐसे मैंने लिख दिया है। एरिया डेंसिटी है, हाँ सही बात है, एरिया ही तो डेंसिटी है। फोर बाई 3 पाई आर क्यूब, और क्या, रेडियस ऑफ अर्थ रखो सोल्यूशन। कैसा अलग से? अब ये तो ऐसा, अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करोगे तब तो बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन अर्थ के मेजर पार्ट को देखा जाए तो उस हिसाब से पानी तो बहुत कम है। हाँ तो पानी तो बहुत कम है ना भाई। लैंड एरिया को देखा, एरिया सरफेस एरिया को देखा जाएगा तो अलग सीन है, लेकिन देखा जाए तो अंदर मिट्टी उट्टी तो भरी है, पानी तो बीच बीच में था। ऐसा माना जाता है ना कि पहले अर्थ तो एक ऐसा एक रॉक थी, बिल्कुल चट्टान थी बड़ी सी, पानी नहीं था। जो अर्थ फॉर्म हुई होगी तो उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, तो जब एस्टेरॉयड टकराया इससे, ठीक है, जिसमें वाटर कंटेन कर रहा था, तो उससे पूरा पानी ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, इससे भी अर्थ का पानी आया। अब कुछ लोगों ने इसमें अलग कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जैसे वो एनसीईआरटी में की इवोल्यूशन थ्योरी दी है कि यहाँ पर जो मीथेन थे और बाकी सारी थी उनसे पानी बना हुआ है, ठीक है, लेकिन थ्योरी ये भी कहती है कि कब ये पानी जो है वो बाहर से आया है। आइए आइए आगे आइए, बर्थडे मनाने के बाद। कल आई थी टेस्ट देने? बिटिया अच्छी, टेस्ट तो नहीं छोड़ती कभी। आज कौन सा दिन है? सैटरडे को इतने सारे लोग कैसे आ गए? हम तो ये भी बोले थे टेस्ट देना। टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था? टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था? एक और जानवी, दो और टेस्ट कौन कौन नहीं दिया? टेस्ट, अरे भाई कॉपी हमारे पास ही जमा है, हमें पता है कौन कौन टेस्ट कौन कौन नहीं दिया था, बताइए जल्दी। अतुल दिए थे? ये तो सब कह रहे थे बहुत कम लोग आए थे, यहाँ तो सब बता रहे आए थे। एक दो को छोड़ दो, तब फिर क्या? हो गया? कौन सा बेटे?
यहाँ पर देखो u की वैल्यू 1/2 CV² है, c की वैल्यू उठा के एप्सिलॉन नॉट a, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जा रही, रख दिया हमने। अब ये जो v वोल्टेज है, ठीक, अब मैंने d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेशन बिटवीन प्लेट से, तो ये जो एरिया इंटू d बन गया, यहाँ d² हो गया। v/d होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा, v(E²) हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम कर दिया, दैट विल बी एनर्जी। डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, वो सब कल वो सब डिस्कस किया जा चुका है ना कि डी क्या है, ए क्या है, भूल गए, थोड़ा सा रिवीजन नहीं हुआ तो फिर एक दिन भी हो गया टेस्ट का, तो 2 दिन हो गए कुल मिला के। 2 दिन पुरानी बात याद रखना बड़ा कठिन काम है। आगे बढ़े, देखिए ये जो एनर्जी होती है वो कहाँ स्टोर्ड है, पैरेलल प्लेट्स के जो रीजन है उसके बीच में क्या स्टोर्ड है, याद रखिएगा, वो एनर्जी स्टोर है। अब हम इसको देखते हैं जरा, हाँ लास्ट डे काफ़ी तो पढ़ाई था। सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इतना सिंपल है को कुछ लोग बुरा मान जाए, इतना सिंपल क्यों पूछ दिया भाई आपने, है कहाँ लेकिन। देखिए पहला सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही नहीं, स्फेरिकल कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम है। द अर्थ हैज वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A, देन द कैपेसिटेंस वुड बी। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = 4πε0R। R जहाँ रेडियस होता है, जो यहाँ दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 फॉर्मेट बना दिए हैं, एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मेट बना दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि आप बताइए कि वैल्यू क्या होगी, तो टेक्निकली हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेडियस है ना। कैसे करेंगे देखिए ज़रा, हाँ रुके हुए, अशुभ हो गया, तब अशुभ कैंसिल होगा। अब आए तब ना सीखेंगे। हो गया। देखो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। एरिया क्या होगा, 4πr²। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो V/A हो जाएगा। अच्छा 4π से 4π खत्म, r³ डिवाइड बाई 4πr²। देखो पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ हो गया r/3, 3V/A। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ये क्या है भाई, कैंसिल होने ही नहीं दे रहे। ठीक है, कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4πε0 r की जगह पर क्या हो जाएगा 3V/A। सॉल्व किया तो क्या हुआ 12πε0 V/A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं ऐसे मैनुअली। ए स्फेरिकल कंडक्टर हैव चार्ज
Q. Find energy stored in it if radius इसकी जो है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको चार्ज Q दिया गया है, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज Q दे दिया जाए, चार्ज स्टोर कर लिया, इसने एनर्जी भी स्टोर करेगा। तो एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ठीक है। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर कहिएगा, कैपेसिटर मत कहिएगा, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर को अगर चार्ज Q दिया हो R रेडियस वाले को, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा जरा देखिए चलो, 1/2 CV²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C हो जाएगा 4πε0 R, ठीक। और V का फार्मूला क्या होगा? V का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था ना, 1/4πε0 Q/R। लिखते हैं 1/4πε0, यहाँ Q हो गया बाई R, और इसका क्या होना है? होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2 4πε0 R, ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको लिख देते हैं Q² बाई 4πε0 R का होल स्क्वायर। तो एक देखिए पावर से पावर कैंसिल आउट, एंड रिजल्ट इज Q², 2 4 जा मतलब 2 × 4πε0 R। सबको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया Q² बाई 8πε0 R। तो ये भी चीज़ चाहे तो आप याद रख सकते हैं, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर चार्ज Q है, तो उस पर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। या ऐसा भी आपसे सवाल पूछा सकता है कि एक चार्ज Q को स्फेरिकल कंडक्टर में डिपॉजिट करने पर कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो पाएगी। अच्छा, यही आपसे पूछे कि ये एनर्जी देने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी सप्लाई सोर्स को, इसका डबल, यानी कि Q² 4πε0 R, ठीक है। जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसका डबल सप्लाई होगा, ठीक है, और जो भी सप्लाई होगा उसका हाफ स्टोर होगा। हो गया? सबने लिख लिया? आगे बढ़े। ये कैसे कर दिया? हाँ, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, C = KC0, या KC एयर लिख सकते हो, C इन मीडियम है ना। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपेसिटी विद मीडियम डिवाइड बाई कैपेसिटी विद एयर। तो मीडियम के साथ कैपेसिटी कितनी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ? 110 माइक्रोफैराड, और एयर के साथ इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड 0 से 0, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.2। आप याद रखिएगा, हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से कम नहीं आएगी, ठीक है। अगर 1 से कम आती है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। डाइलेक्ट्रिक का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना, कैपेसिटी को बढ़ाना। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 निकाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, कैपेसिटी घटेगी। डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना और कैपेसिटी को इस केस में बढ़ाना। अगर तुमने K की वैल्यू लेस देन 1 निकाल ली तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा और कैपेसिटी घट जाएगी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल, वरना वो नाम का सेंस बदल गया ना, डाइलेक्ट्रिक हो गया। पहले U इनिशियल कुछ मानिए, तो व्हाट इज U इनिशियल? U इनिशियल U नहीं, 1/2 से मानो Q² C, ऐसा कुछ मानो। क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्या बेटा, V पे हमें गारंटी नहीं ना क्या होगा, V की कोई गारंटी नहीं। और दूसरी बात, तुमने ये चार्ज बढ़ाया कैसे होगा? पोटेंशियल चेंज करके, क्योंकि बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। केवल एक ऐसी चीज C ही नहीं है जो इस केस में बदल सकती है, क्योंकि कैपेसिटर वही कह रहे हैं ना। देखिए, इफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय, कैपेसिटी चेंज नहीं की गई, खाली चार्ज चेंज किया है, और चार्ज चेंज किया है तो पोटेंशियल अपने आप चेंज हुआ होगा, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे यहाँ 3 फॉर्मूले हैं, 1/2 CV², Q² 2C एंड QV/2।
तो क्यू स्क्वायर बाई 2c में क्यू का स्क्वायर करना है, बट क्यूवी में केवल क्यू रखना है। कंपेरेटिवली हमारे लिए तो हमारे एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से वो आसान कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हम उसे लगाएंगे तो हमें वोल्टेज की वैल्यू रखनी पड़ जाएगी, और वो हमें पता नहीं है, ठीक है। और उस पर हम श्योर है कि वो चेंज जरूर होगी अगर 2 कूलम चार्ज बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये यू इनिशियल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू फाइनल? चार्ज को 2 कूलम इंक्रीज किया गया है, 2 टाइम्स नहीं किया गया, 2 कूलम बस इंक्रीज किया गया है, तो जो पहले था उसमें 2 कूलम ऐड हो गया। अब अगर इसका हम परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला देखिए, तो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? यू फाइनल बाई यू इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज का यही फार्मूला है। ठीक है, तो 100% हो गया। अब बस हम इसी के फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो 1/2 देखो क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई कितना c डिवाइडेड बाई 1/2 क्यू स्क्वायर बाई c माइनस 1 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हमें दी है 21%। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, ये जो है वो कितना है 21, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी कितनी 21। अब जरा सॉल्व करते हैं, 1/2 से 1/2 c से c कैंसिल, बचा क्या जरा मुझे बताएं? बचा है q प्लस 2 का बाई माइनस इज इक्वल्स टू 21/100, ठीक है। अब चाहे तो इस -1 को उधर भेज दें, तो हो जाएगा q प्लस 2 बाई क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज, और ये हो जाएगा 12100 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा देखो, ये 121/100, और इसका रूट ले लो। जैसे तुमने रूट लिया तो हुआ q प्लस 2 बाई क्यू का वैल्यू, बस है ना, दोनों तरफ का रूट ले लिया, स्क्वायर था इसको भी रूट ले लो चाहो तो यहाँ आ जाएगा q प्लस 2 बाई क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10q प्लस 20 11q, विच मीन्स q इज इक्वल्स टू 20 क्या है ना। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन मैथमेटिकल थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। Current two large metal plates are placed parallel to each other. The inner surface of plates are charged by plus sigma and minus sigma. The outer surface are neutral. ठीक, आपसे पूछा गया है the electric field in the region between plates and outside the plates. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स होगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द प्लेट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा टेक्निकली, और यहाँ पर कितना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर हम लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, देखो एक ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, नेगेटिव वाले की वजह से टुवर्ड्स द प्लेट होगा, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो रिजल्ट होकर आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट आउटसाइड वाले हिस्से की बात करोगे तो जो पॉजिटिव वाला फील्ड है वो अवे फ्रॉम प्लेट होगा प्लस सिग्मा, और जो नेगेटिव वाला होगा वो ई ड्यू टू माइनस सिग्मा अंदर की तरफ हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये वाला जो माइनस है वो प्लेट की चार्ज डेंसिटी की वजह से नहीं लगाया जाता है, वो डायरेक्शन की वजह से लगाया जाता है, ठीक है। जो चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव होना है वो क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन, ठीक है। फील्ड और फोर्स के केस में, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के केस में वो क्या डिसाइड करेगा, वो सिंबल भी डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। Two thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 are inserted between plates of parallel plate capacitor, as shown in a figure. The variation of electric field E between the plates with distance D, as measured from plate P, is correctly shown by. यहाँ से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मतलब जो ये वाली लाइन है वो ये वाला हिस्सा है, और पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कौन दिखाता है। बताइए, डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है। कहां से कहां तक रिड्यूस करता है,
अपने रीजन में, मतलब अपने अंदर जितने में डाइलेक्ट्रिक होगा बस उतने में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, बाकी कहीं घटेगा नहीं, वो जीरो नहीं करता है, बस कम करता है। ठीक, K1 इज लेस देन K2, मतलब यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, कम है, और यहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा। तो डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिड्यूस होना, और डाइलेक्ट्रिक कम होने का मतलब कम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिड्यूस होना, और डाइलेक्ट्रिक ना होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी रिड्यूस ना होना। तो अगर हम देखेंगे तो पहले मान लेते हैं इस हिस्से में कोई ये ग्राफ ऐसे मौजूद है, देखिए चारों ऑप्शनों में मौजूद है। अच्छा, इस हिस्से में क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है, फिर बढ़ा है, तो ऐसा पॉसिबल, क्योंकि यहां से देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उसके मुकाबले यहां पर कम होगा। डाइलेक्ट्रिक का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खाली हिस्से में दिखाया गया है, पहले वाले हिस्से में और बगल वाले में जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया गया है, ऐसा पॉसिबल, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो बढ़ा घटाया गया है बट यहाँ बढ़ा दिया गया, तो ये वाला भी ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक बार डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा है दूसरी बार डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दे रहा है, तो ये दोनों गए। बी वाले में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इतना भी रिड्यूस नहीं करता, थोड़ा बहुत कम करता है। तो अब ए वाले को देखते हैं, तो ए वाले में कह रहे हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, फिर पहला डाइलेक्ट्रिक आया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, फिर डाइलेक्ट्रिक खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वही पोटेंशियल के साथ आ जाएगा, फिर उसके बाद अगला डाइलेक्ट्रिक आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ। बट K1 इज मोर देन, K1 इज लेस देन K2, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड K1 होगा उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड K2 कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक उतना ज्यादा रिडक्शन, उतना ज्यादा रिडक्शन, और फिर डाइलेक्ट्रिक नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गया जो पहले ईयर में था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या लिखेंगे हम, एज, हाँ बढ़ाता नहीं, ओके। हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिडक्शन कम होगा, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उसका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिडक्शन ज्यादा है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 90 पिकोफैराड है। यूनिट्स को खासा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट जब भी देखिएगा तो यूनिट्स देखे रहिएगा, वरना रिजल्ट कभी भी आपके गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 90 पिकोफैराड है, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5/3 इंसर्ट किया जाए बिटवीन द प्लेट्स, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो कितना होगा। इंड्यूस्ड चार्ज वाला फॉर्मूला याद है ना, डाइलेक्ट्रिक में याद कीजिए, वो डाइलेक्ट्रिक में बताया था ना मैंने कहा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक ऐसे हो, हाँ तो यहाँ Q होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ माइनस Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस Q हो जाएगा और यहाँ पर प्लस Q। लेकिन ये चार्ज इक्वली इंड्यूस होता नहीं है, यहाँ पर कुछ पार्शियल इंडक्शन आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इंडक्शन, याद कीजिए, देखिए क्या मैंने बताया था, हाँ 1 - 1/K, याद है ना, इंड्यूस चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यही वाला फॉर्मूला लगना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी। Q जो चार्ज ऑन प्लेट्स है और Q इंड्यूस जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है। अच्छा याद रखिएगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, निकाल दीजिए, बताइए Q इंड्यूस, Q की वैल्यू कितनी है बताइए, 90 पिको, पिको मीन्स -12, हाँ पिको फैराड दिया, तो पिको फैराड कैपेसिटेंस ही तो लेना है। अच्छा सॉरी, सही तो बता रहे, तो Q = CV करेंगे ना, तो वो नहीं लोगे क्या अभी, अरे तो अभी C लिखा है ना, V लिख रहे हैं ना, अभी बगल में लिखा जाएगा।
v कितना है 20 डिवाइड 1/1/k की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3 भाई यहाँ रख दो, 5/3 रख दिया तो क्या हुआ, यहाँ देखिएगा जो q निकाला है उन्हें कैसे निकाला है, q की वैल्यू c इंटू वी। अब इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ 1800 10⁻⁻12, सॉल्व किया 1 - 3/5, ये हो जाएगा 1800 10⁻⁻12 और ये हो गया कितना 2/5 ना, तो ये कितना हो जाएगा 3600/5 इंटू 10⁻⁻12, 720 इंटू 10⁻⁻12 या 7.2 10⁻⁻10, लेकिन 10⁻⁻10 कोई यूनिट नहीं है, एंगस्ट्रॉम जैसा कुछ नहीं होता ना, मतलब एंगस्ट्रॉम जैसा बाकी किसी में नहीं होता। 10⁻⁹ कूलम यानी कि 0.72 नैनो कूलम, जो यहाँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा, यहाँ कहीं होगा मान लो। क्या बेटिया तो 720 पिको लिखाना पड़ता है ना, 720 पिको कूलम, वो यहाँ ऑप्शन में है नहीं। क्या होगा जरा देखो, पहले हम ये बात देखते हैं कि कैपेसिटर में हमारे पास एनर्जी है, इसको हम किसको दे रहे हैं, पानी को दिए दे रहे हैं, या जो कुछ है क्या है पानी है ना, नहीं कोई मास है उसको दे दिया गया है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए याद रखिएगा, जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तो उसका फेज बदलेगा। जैसे बर्फ को बॉइलिंग पॉइंट पर अगर तुम हीट दे दो तो वो फेज बदलने लग जाएगी, मतलब लिक्विड से सॉलिड्स टू लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगी, वहां टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जब तक कन्वर्जन प्रोसेस है तब तक टेम्परेचर राइज, जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट हुआ टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, मतलब टेम्परेचर जब भी राइज होगा तो बॉडी सिंगल स्टेट पे होगी तभी वो राइज करेगी, ठीक है। फेज चेंज वाले प्रोसेस में टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो सब्जेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं ऐसा बताया जा रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर ऐसा समझाया जा रहा है। कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि जो हीट तुम दे रहे हो वो किसमें खर्च हो जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में। तो जब टेम्परेचर तुम बढ़ाने में यूज कर ले रहे हो एनर्जी, तो क्या होगी याद रखिएगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं ms डेल्टा थीटा, यहाँ T हो जाएगा। m क्या होता है मास, s क्या होता है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हीट होगी जब किसी सब्जेक्ट को हम गर्म कर रहे हैं, ठीक, ये हीट हो गई। और ऐसे अगर वो फेज चेंज हो रहा है तो m इंटू एल लगता है, जहाँ l लैटेंट हीट होता है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गई। अब ये हीट दे कौन रहा है, कैपेसिटर। कैपेसिटर कौन सी एनर्जी दे रहा है, जितना उसके पास स्टोर है वही ना देगा। तो इसके पास एनर्जी कितनी है 1/2 CV², ये सप्लाइड एनर्जी है ना, हाँ सप्लाइड, कैपेसिटर सप्लाई दे रहा है ना, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा 1/2 CV², इस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल किए दे रहा है। तो हमारे पास V निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा 2 ms डेल्टा T डिवाइडेड बाई C, तो V इज इक्वल्स टू √/। याद रखिएगा, इसे स्पीड मत समझिएगा, ये वोल्टेज डिफरेंस है, ये वोल्टेज है, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन ए डिफिब्रिलेटर is charged to 3000 volt. Energy stored in capacitor is sent through a patient during a pulse of duration 2 millisecond. The power delivered to patient is, याद रखिएगा, एक कैपेसिटर है उसे 3000 वोल्ट तक चार्ज किया गया और 2 मिलीसेकंड में किसमें भेज दिया गया, पेशेंट में, है ना। तो कितना पावर उसे डिलीवर किया गया, है ना, याद रखिएगा। 90 किलोवाट। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे आपने एक बात सोची है कभी कि हमें आखिर डिफिब्रिलेटर बनाने की जरूरत ही क्या है, जब इलेक्ट्रिक शॉक देना है सीधा तार छुआ दो। अरे हाँ, कैपेसिटर बहुत कम टाइम में और हो सकता है बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर दे। जैसे हार्ट में पल्स देने के लिए तार छुआ दी, 11,000 वोल्ट की सप्लाई की, मारा फूक दिया, इसलिए सीधा। और दूसरी बात, एसी सप्लाई दे नहीं सकते हो, देना तुम्हें डीसी पड़ेगा, है ना।
एसी में फ्लक्चुएशन होगा ना, हार्ट बीट पल्सेट कैसे करेगी? एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, एसी तो हर तरफ फेज बदलती है ना, और एसी हीट ज्यादा पैदा करेगी। हाँ, यहाँ कैपेसिटर में डीसी होती है। चार्ज कैपेसिटर को किससे करते हैं? एसी से, झटका दे देते हैं। हाँ, स्टोर डीसी होता है। मतलब डीसी स्टोर नहीं होता है, स्टोर तो एनर्जी होता है, उससे जब आती है तो वो डीसी होती है। इन्वर्टर एक अलग सीन है ना, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो एनर्जी स्टोर करती है, इन्वर्टर नहीं। इन्वर्टर तो जो वापस सप्लाई देता है तब एसी देता है। मतलब बैटरी के अंदर तुम्हारी एनर्जी स्टोर हो गई डीसी, और तुमने लगाया है इन्वर्टर, जब वो सप्लाई करके देगी तो क्या दे देगी? एसी देगी। बढ़े आगे। इसमें क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि इसमें इतनी एनर्जी स्टोर कितनी हुई, जरा देखिए, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, तो देखेंगे तो क्या होगा बताइए? C इज इक्वल्स टू, सॉरी, U इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। C कितना है बताइए? 40 माइक्रो 10⁻⁻⁶, वोल्टेज 3000, पावर में लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 20, ये 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हुआ 9 इंटू 10⁻⁶ ना, 6 से 6 उड़ गया, आया कितना? 180 जूल आया ना। एनर्जी कितनी स्टोर हुई है इसमें? 180 जूल। अच्छा देखिए, एनर्जी 180 जूल ही है, लेकिन ये इतने कम टाइम में दी गई है कि अगर हमें पावर निकालना हो तो पावर हो जाएगा एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी है बताइए? कोई बहुत ज्यादा एनर्जी दिख नहीं रही है, लेकिन 2 मिली सेकेंड में देने की वजह से क्या हो जाएगा? ये 90 इंटू 10⁻+3 वॉट्स। कह रहे हैं एक वेरिएबल कंडेंसर है, उसे परमानेंटली कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट की बैटरी से। इफ कैपेसिटी इज चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफैरड टू 10 माइक्रोफैरड, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? ये तुम्हारी गलती है, तुमने सुबह सुबह केला जो खा लिया भाई। जब तुम्हें पता है कि तुम इम्यूनिटी तुम्हारी वीक है तो क्यों ऐसी चीजें करती हो? डी। इसमें चेंज किसका हुआ है? चेंज इन एनर्जी ना, डेल्टा यू। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देते हैं, 1/2 सी फाइनल इंटू वी स्क्वायर माइनस 1/2 सी इनिशियल इंटू 1/2 ऑफ वी स्क्वायर। वी कितना है भाई इसमें? क्या ना, वी चेंज ही नहीं हो रहा है ना, 100 वोल्ट है, उसका स्क्वायर। सी फाइनल कितना है? 10 माइक्रो इंटू सी इनिशियल कितना है? 2 माइक्रो। 1/2, ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। यहाँ क्या हो जाएगा? 10 - 2 8 इंटू 10⁻⁻6। ये सॉल्व किया कितना है? 4, और 4 इंटू 10⁻⁻। ये सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चन है ना। सबसे